Hello everyone, this is your Isha Agarwal, your friend mentor and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज का वीडियो होने वाला है फॉर द सीए इंटर एस्पिरेंट्स अपीयरिंग फॉर जनवरी 25। तो अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी 25 में ड्यू है या आप किसी और को जानते हैं जिसका अटेम्प्ट जनवरी 25 में ड्यू है, देन दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच। पर मैम ऐसा क्या डिस्कस करने वाले हैं आप इस वीडियो में? आपको पता है अभी हमारा टाइम कितना कीमती है, एक एक मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम टाइम निकाल के इस वीडियो को क्यों दे? तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो बिफोर अपियरिंग फॉर द मोस्ट फियरफुल सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटर, दैट इज ऑडिट। तो ये बात से तो आप सब अग्री करोगे कि यार 6 सब्जेक्ट में सबसे डरावना सब्जेक्ट ऑडिट है। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर करके लगता है यार मेहनत किया तो 40 तो आ ही जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे, पर यहाँ इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट मैक्सिमम ही एम करता है 40। उसको लगता है भैया 40 आ गया ना तो मेरे से बेटर और कोई है नहीं। पर मैम ऐसा स्पेसिफिक टू ऑडिट डर क्यों? ये डर का धंधा कौन चला रहा है? ये डर कौन फैला रहा है? तो देखो, डर ना दो टाइप के लोग फैला रहे हैं। सबसे पहले वो जिनसे थ्योरी सब्जेक्ट्स होता नहीं है, तो वो सिर्फ डर ऑडिट के लिए नहीं, लॉ के लिए भी फैलाएंगे। वो बोलेंगे लॉ ऑडिट तो होगा ही नहीं, लॉ ऑडिट में 40 बहुत है, 40 बहुत रेयर लोगों का आता है, जो कि मिथ है। तो सबसे पहले तो वो टाइप के लोग ये डर फैला रहे हैं। एंड दूसरे वो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करके जाते। भाई सिंपल सी बात बताओ, तुम अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम सब करके जाते हो तो साथ साथ में क्वेश्चंस भी तो प्रैक्टिस करके जाते हो। तो थ्योरी ने कौन सा गुनाह किया है? उसमें भी प्रैक्टिस करके जाओ। बट मोस्ट बच्चे करके ही नहीं जाते। अब वो करके नहीं जाते तो उनको क्वेश्चन पेपर सब नया नया ऐसा लगता है, उनको लगता है भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो भैया ये दो लोग जो है वो डर फैलाते हैं, क्योंकि ये मेहनत ही नहीं करके जाते। तो मैम मतलब आप बोल रहे हो कि हम इस सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे तो हम आराम से पास हो जाएंगे? देखो, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, लर्न कर लोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो 40 तो मैं गारंटी दे रही हूँ आ जाएगा। बस मेहनत करते जाओ, और बाकी ऐसा कोई ऑडिट पहाड़ वाला सब्जेक्ट है नहीं जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ऑडिट का डर है वो मेरे हिसाब से इसलिए होता है कि मेहनत की थोड़ी कमी होती है हमारी ऑडिट में। हम या तो समझ नहीं पाते, या हम लर्न नहीं कर पाते, या अगर हम दोनों कर भी लेते तो हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करके जाते। एंड मैं बता देती हूँ कि ऑडिट में पास होने के लिए आपको ये तीनों चीजें चाहिए। कोई भी एक चीज आप मिस करेंगे तो हो सकता है आप क्लियर ना कर पाए। तो ये तीनों चीजें आपको इंश्योर करनी चाहिए। बट मैम ये सब तो चलो हार्डवर्क का बात हो गया, ये सब तो एग्जाम के पहले की बातें हो गई जो हमें करनी चाहिए थी। अब किया या नहीं किया वो छोड़ो, अभी हम क्या कर सकते हैं हमें ये बताओ। अब स्मार्ट वर्क पे आ जाओ मैम। हार्ड वर्क जो करना था हो गया। तो मैम स्मार्ट वर्क के रिलेटेड आप क्या बोलना चाहते हैं? तो स्मार्ट वर्क से रिलेटेड मतलब ऐसे स्ट्रैटेजी सजाना ताकि अगर आपने उतनी मेहनत नहीं भी की हो तो भी आप अभी पास हो पाए, अभी आप 40 गारंटी लेके आ पाए। एंड दैट डिमांड्स बोथ हार्ड वर्क एंड स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स जो कि आप ऑडिट के एग्जाम के पहले फॉलो कर सकते हैं। हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एबीसी एनालिसिस, 1.5 डे प्लान, 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर में आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अनइम्पॉर्टेंट क्या क्या है, क्या पहले प्रिपेयर करना चाहिए, क्या बाद में प्रिपेयर करना चाहिए, एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव रिलेटेड टू ऑडिट। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करो, टॉपिक पे आओ। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें बहुत ज़रूरत है इसकी तो ऑडिट के पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जी ए बी सी एनालिसिस। अब ए बी सी एनालिसिस का पहले मतलब समझो। ए बी सी एनालिसिस में बेसिकली कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी में चैप्टर्स ऑफ अ सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, कैटेगरी बी उससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, कैटेगरी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। पर देखो इसमें एक लूप होल है। लूप होल क्या है? अब इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि कैटेगरी सी चैप्टर्स नहीं करके जाने, बट बच्चों ने अजम्पशन बना लिया है कि जो कैटेगरी सी में है वो करके नहीं जाना है, या कैटेगरी बी के एक दो चैप्टर्स छोड़ के जाने हैं। तो मैं बता दूं, ये अजम्पशन अपने मन से निकालो। ये कैटेगरी ए बी सी या ए बी सी एनालिसिस आपको इसलिए दिया जाता है कि आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाए, आप कैटेगरी ए को प्रायोरिटाइज कर पाए, फिर आप कैटेगरी में जाए, फिर आप कैटेगरी सी में जाए। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि कैटेगरी सी चैप्टर्स करके नहीं जाने।
तो नॉट जस्ट फॉर ऑडिट, आप किसी भी और सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस रेफर कर रहे हैं या एबीसी एनालिसिस देख रहे हैं या एबीसी एनालिसिस आपने खुद से भी बनाया है, तो कहीं पे भी कैटेगरी सी चैप्टर्स को छोड़ के मत जाइए। आपको लग रहा है मेरे पास कैटेगरी सी चैप्टर्स करने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट रीड थ्रू वंस। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है। एबीसी एनालिसिस बताने से पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैटेगरी सी चैप्टर्स छोड़ के नहीं जाने हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं देना है या ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है उसको करने के लिए, तो अपने रीड थ्रू कर लेंगे, पर छोड़ के डायरेक्टली नहीं जाना, ठीक है। अब मैम एबीसी एनालिसिस का बेसिस क्या लिया है आपने? पास्ट एमटीपी या पास्ट आरटीपी या पास्ट पेपर्स, या इंस्टीट्यूट ने आपको आके बताया है इस बार का पेपर क्या होगा, उसके बेसिस पे? तो देखो मैंने ये सबके बेसिस पे नहीं लिया है, बड़ा सिंपल है। आईसीआई मार्क्स वेटेज निकालता है खुद। आप यूएस नॉलेज पोर्टल पे जाओ, वहां पे लिखो मार्क्स वेटेज, वो आपको दे देंगे, हर सब्जेक्ट का मार्क्स वेटेज आता है। तो प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन एनी पास्ट एमटीपी, पास्ट आरटीपी, पास्ट पेपर एनालिसिस। आपको नहीं पता जो लास्ट एमटीपी में आया वो इस एमटीपी में आएगा या नहीं आएगा। आपको नहीं पता जो लास्ट पेपर में आया वो इस पेपर में आएगा या नहीं आएगा। तो डोंट रिलाई ऑन दीज काइंड ऑफ एनालिसिस, ये कोई काम नहीं आएंगे। सिंपल सा है अपना आईसीआई का जो मार्क्स वेटेज है, अपने उस पर काम करेंगे ना भाई। आईसीआई ने तो तुमको बता दिया है किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछेगा, तो उस पर ध्यान दो। तुमको एमटीपी आरटीपी पेपर ये सब एनालिसिस में जाना क्यों है? वो सब तुम्हारे सॉल्विंग के लिए दिए, उस पर ध्यान दो। एमटीपी सॉल्व करो, आरटीपी सॉल्व करो, उसका एनालिसिस करने नहीं बोला है तुमको किसी ने। तो ये सब एनालिसिस अगर आप खुद से भी कहीं पे बना रहे किसी सब्जेक्ट के लिए, तो मत रेफर करिए। आपको अगर लगता है मेरे पास दूसरे सब्जेक्ट्स की एबीसी एनालिसिस नहीं है, तो सिंपली जाइए आईसीआई के मार्क्स वेटेज पे, देखिए कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स है। जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस है, जिस चैप्टर में ज्यादा मार्क्स का वेटेज है, उनको कैटेगरी ए में डालिए, फिर कैटेगरी बी पे आइए, फिर कैटेगरी सी पे आइए, और कोई एनालिसिस पे मत जाइए प्लीज, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो मैंने चैप्टर नेम दे दिया है, साइड में मार्क्स वेटेज दे दिया है। सबसे पहला है चैप्टर 1, दैट इज नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। वो 4 से 6 मार्क का है, तो छोटा चैप्टर है एंड उससे मार्क्स भी कम अलॉटेड है। फिर आता है ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ये 8 से 12 मार्क का है, तो मतलब एवरेज रेंज ऑफ चैप्टर है, कैटेगरी बी में हम बोल सकते हैं। फिर आता है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, लंबा चैप्टर है पर ज़्यादा मार्क्स अलॉट नहीं हुए, 8 से 12 मार्क्स वही अलॉट हुए हैं, बट इसके क्वेश्चंस थोड़े टेक्निकल आते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ये कैटेगरी ए में हम मान सकते हैं। ऑडिट एविडेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन ऑडिट है, इसमें आप ऐसे 500 सीरीज मेजरली कवर करते हो, तो ये चैप्टर एनी विच वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू ले लो, डिस्क्रिप्टिव ले लो, एंड इसे मार्क्स भी 12 से 18 अलॉटेड है, तो ये तो श्योर एक कैटेगरी ए चैप्टर है। फिर आता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, जो हम सब की पीड़ा है कि मैम इतना लंबा चैप्टर तो हम कवर नहीं कर सकते, पर द थिंग टू नोटिस हियर इज 12 से 20 मार्क। इस चैप्टर से आपके पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, तो देखो चैप्टर करना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लिए हमने ये भी किया है कि आपको 17 दिन का वीडियो दिया है, सारे वीडियोस 20 से 25 मिनट के लेंथ पे है, तो अगर टाइम है तो अभी उनको जाके देख लो, नहीं तो सारे वीडियोस के नीचे जो है नोट्स का लिंक दिया गया है। कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट वो नोट्स गो थ्रू कर लो, ताकि एग्जाम में एकदम ब्लैंक नहीं हो इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो देखना है तो वीडियो देखो, वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट नोट्स रेफर करके जाओगे। फिर आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 2 से 3 मार्क, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इनफैक्ट ऑडिट का सबसे छोटा चैप्टर है ये, तो ये चैप्टर भी छोटा है, इसके मार्क्स भी छोटे, 2 से 3 मार्क के है। फिर कंप्लीशन एंड रिव्यू है, जिसमें ऐसे 500 और ऐसे 200 के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, यानी ऐसे 450 है, ये भी 8 से 12 मार्क का है। फिर है ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें ऐसे 700 सीरीज कवर्ड है एंड कारो कवर्ड है, ये भी 8 से 12 मार्क का है। फिर ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स प्लस ऑडिट ऑफ बैंक्स मिला के 12 से 18 मार्क का है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि कई बार ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए, और ऐसा भी हो सकता है ऑडिट ऑफ बैंक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए। अभी जो
ट्रेंड है इंस्टीट्यूट का उसमें वो बैंक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है आपसे बैंक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। एंड लास्ट आता है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जो कि एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है आपके सिलेबस में, तो नए चैप्टर को बोल के ये इंपॉर्टेंट है। मार्क्स इसमें बेसी नहीं है, 8 से 10 ही है, पर नया चैप्टर है तो इंस्टीट्यूट श्योर शॉर्ट इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जी कैटेगरी ए चैप्टर्स आर ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान एंड प्रोग्राम, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस कंप्लीशन एंड रिव्यू, ऑडिट रिपोर्ट। मतलब मेजर आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ही स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप इनको कर लेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप 40 सिक्योर कर सकते हैं पेपर में। ये 5 चैप्टर का वेटेज ऐसा ही है कि अगर आप इन 5 चैप्टर को अच्छे से करके जाते हैं तो आप 40 मिनिमम सिक्योर कर लेंगे। पर येट अगेन ऐसा नहीं कि बस रीडिंग लगा के जाना है, अच्छे से पढ़ के याद करके जाना है, ठीक है। कैटेगरी बी में है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। अब आप बोलेंगे मैम ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस 12 से 20 मार्क का क्वेश्चन था, उसको आपको कैटेगरी ए में डालना था, आपने गलती से कैटेगरी बी में डाल दिया। नहीं बेटा, वो कैटेगरी ए चैप्टर ही होता, बट इतना लेंदी है वो चैप्टर कि मैं उसको कैटेगरी ए में नहीं डाल सकती। मैं किसी बच्चे को फोर्स या ये नहीं कह सकती कि बेटा पहले वो चैप्टर कर, क्योंकि अगर वो चैप्टर करने गया तो वो बाकी कोई भी चैप्टर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको कैटेगरी बी के भी एंड में डाला है कि पहले आप बाकी सारे चैप्टर्स हटाएं एंड उसके बाद इस चैप्टर पे आए। एंड लास्ट आता है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में अपने 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि मुझे लगता है हर बच्चे को आता है। मतलब ये दोनों एकदम बेसिक चैप्टर्स हैं एंड अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। तो ये है कैटेगरी ए बी सी। अब जैसा मैंने कहा था स्टार्ट में, कैटेगरी सी चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाना है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, आधा 1 घंटा लगेगा, दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे तो करके जाना है। और अगर लग रहा है कि उतना भी टाइम नहीं है तो कोई भी रिविजन नोट्स या एक बार रीडिंग लगा के जानी है चैप्टर की, ठीक है। अब मैम ये तो हो गया ए बी सी एनालिसिस। अब आते हैं एग्जाम के जस्ट पहले, कॉस्ट के एग्जाम के बाद के मैम हमारी तैयारी क्या रहनी चाहिए ऑडिट के। कॉस्ट के एग्जाम के बाद आने से हमारी तैयारी क्या रहनी चाहिए ऑडिट में। तो सबसे पहले आएगा आपका 1.5 डे ना। 1.5 डे जो होता है ना, उसका प्रिपरेशन इज वेरी क्रूशियल। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका सारा डिपेंडेंस उसी प्रिपरेशन पे। अगर आपने 3 महीने बहुत मेहनत की है बट आप 1.5 डे में अच्छे से नहीं कर पाते तो आपको एग्जाम खराब जाएगा, नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है 1.5 डे में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो ना तो आप एग्जाम के पहले बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो। सपोज मैंने 3 महीने बहुत मेहनत की पर मैं 1.5 डे में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो क्या रहता है एग्जाम के पहले मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस ही रहती हूँ। और अंडर कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना, जो क्वेश्चन अपने को आता भी है वो भी अपने को लगता है यार नहीं हो पाएगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो 1.5 डे का डायरेक्ट लिंकेज आपके कॉन्फिडेंस से है। 1.5 डे में आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, आपको लगता है हाँ भाई मुझे सब कुछ आता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस पेपर के लिए। 1.5 डे में आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते तो आपका मूड जो है वो अंडर कॉन्फिडेंस सा हो जाता है, आपको लगता है शायद मुझसे ये पेपर नहीं हो पाए। तो 1.5 डे इज नोवेयर लिंक्ड टू योर प्रिपरेशन कि 1.5 डे में अच्छे से कर लोगे और 3 महीने नहीं पढ़ा तो ऑडिट का पेपर फाड़ दोगे, या 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा और 1.5 डे नहीं अच्छे से कर पाए तो ऑडिट में फेल हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ उसका डायरेक्ट लिंकेज आपके मूड से है। एंड मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनल एग्जाम्स में स्पेशली मूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू गो देयर विद द एटीट्यूड कि हाँ भाई मेरे से ही होगा ये पेपर और किसी से नहीं होगा, तो आप देखोगे आपका चार्म ही अलग होता है इस पेपर में। आपको जो नहीं आता है ना तो भी आपको लगता है नहीं भाई मैं बना के लिख लूंगा, मैं कुछ करके लिख लूंगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके लिए 1.5 डे प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक 1.5 डे स्ट्रैटेजी बनाई है एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे। अगर आप चाहें तो आप इस 1.5 डे प्लान को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1.5 डे का जो टाइमिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं, कैसे भी आप उसमें कर सकते हैं चेंजेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कॉस्ट का एग्जाम है 17 जनवरी को। 17 जनवरी को आके आपको रेस्ट करना चाहिए थोड़ा। एग्जाम जो है बहुत स्ट्रेसफुल होता है, एग्जाम्स में जाना बहुत टायरिंग होता है, तो आके थोड़ा सा रेस्ट करिए, आराम से अपने बॉडी को रिलैक्स करिए। कॉस्ट का जो जैसा भी आपका एग्जाम गया उसको थोड़ा भुलाइए एंड आप ऑडिट के टूवर्ड्स मूव करिए। तो 17 जनवरी को आपको सिर्फ एक चैप्टर करना है, 7 से 9 बजे तक कंप्लीशन एंड रिव्यू।
2 घंटे लगेंगे इस चैप्टर को रिवाइज करने में, कंप्लीशन एंड रिव्यू करके आपको सो जाना चाहिए। जिस भी दिन आप एग्जाम देके आ रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर ऑडिट, जिस भी दिन आप एग्जाम देके आ रहे हैं उस दिन ट्राई टू स्लीप अर्ली। उस दिन अपने ब्रेन को एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा एग्जाम्स कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल एंड टायरिंग। तो अगर आप उस दिन रात को कुछ प्रिपेयर करना चाहोगे या कम स्लीप के साथ कुछ प्रिपेयर करना चाहोगे तो हो सकता है कि आपका माइंड उसको लेना, एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो आपको शायद याद ना हो, और प्रैक्टिकल में जो आपने सम्स बनाए भी हो वो उतने अच्छे से नहीं बने हो। सो अवॉइड रात को जगना जिस दिन आप एग्जाम देके आ रहे हैं। तो आपको 9 बजे सो जाना है। 18 जनवरी जो कि अपना मेन डे है, उस दिन आपको सुबह 6 बजे उठ जाना है। 6 से 7:30 हम करेंगे ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। फिर 7:30 से 10 हम करेंगे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। 10 से 10:30 आप ब्रेक ले लीजिए, अपना नहाना धोना खाना पीना कर लीजिए। 10:30 बजे आप फिर से बैठेंगे एंड 10:30 से लेके 1:30 यू विल बी डूइंग ऑडिट एविडेंस। फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, लंच ब्रेक। आधा घंटा बहुत है, उससे ज़्यादा एग्जाम्स की मिड में ज़रूरत नहीं है ब्रेक्स लेने की। 2 से 3:30 बजे तक आप ऑडिट रिपोर्ट करेंगे। 3:30 से 4:30 आप करेंगे एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, ऑडिट रिपोर्ट जब तक आप कर लेंगे तब तक आप देखिए कैटेगरी ए चैप्टर्स आपके सारे खत्म। तो अब वहां पे आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि यार कैटेगरी ए चैप्टर बचा है, अभी ये करना बचा है, अभी वो करना बचा है। वहां पे आप बहुत रिलीव्ड हो जाएंगे। तो ऑडिट रिपोर्ट तक अपने को ट्राई करना है कि अपने 3:30 तक कंप्लीट कर ले, उससे लेट ना करें। फिर अपने कैटेगरी बी चैप्टर्स में आएंगे, एथिक्स करेंगे। फिर शाम को आधा घंटा ब्रेक लेंगे। 5 से 7 ऑडिट ऑफ बैंक्स करेंगे एंड 7 से 10 बजे स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज करेंगे। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपके मोस्ट चैप्टर्स कवर हो गए। अब सिर्फ कैटेगरी सी चैप्टर्स बचते हैं एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस बचता है। ठीक है, तो अगर आप इतना कवर कर लेते हैं 18 जनवरी पे तो दैट इज मोर देन इनफ। आपको खुद से, मैं स्पेशली बता रही हूँ, अगर आप कर लेते हो ये तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई अब तो कर लेंगे। सारा चैप्टर रिवाइज हो गया, सारा चैप्टर हमने पढ़ लिया, आराम से अब पेपर में बैठ सकते हैं। तो आप जब नेक्स्ट डे उठोगे तो नेक्स्ट डे ऑल्सो यू विल वेक अप विद द कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई ऑडिट ही तो है, अपने कर लेंगे। ठीक है, तो 19 जनवरी को आपको उठ के 7 बजे आराम से उठिए। जल्दी मत उठने का ट्राई कीजिए उस दिन, क्योंकि बहुत बार होता है ना अपने जल्दी उठ जाते हैं एग्जाम हॉल में, जल्दी उठ जाते हैं एग्जाम के दिन और फिर एग्जाम हॉल में नींद आती है। तो जल्दी उठना थोड़ा अवॉइड करिए जिस दिन आपका एग्जाम है, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, मेरे बेंच में बाकी लोग सो रहे थे पेपर्स लिखते समय। तो डोंट मेक दिस मिस्टेक। ज़्यादा जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। 7 o'clock तक आराम से उठिए। 7 से 8 आपको करना है नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। फिर 8 से 8:30 आप करेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एंड उसके बाद आपके पास जितना वक्त बचा है उसमें ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस करिए। मैंने ये चैप्टर पहले क्यों नहीं डाला, पहले डालती तो जैसा मैंने कहा था बच्चा सिर्फ यही करते रह जाएगा, बाकी सारे चैप्टर्स कौन। तो एक चैप्टर के लिए हम सारे चैप्टर्स तो नहीं छोड़ सकते ना। तो इसीलिए ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस अपने को आखिरी में करना है, उसको जितना आपके पास वक्त बचा है उतना देना है। सो दिस इज द 1.5 डे प्लान जो मेरे हिसाब से ऑप्टिमम है। अब अगर आप नाइट आउल टाइप है, आपको रात में ज़्यादा पढ़ना बेनिफिशियरी लगता है या ज़्यादा एफिशिएंट लगता है, तो आप रात को ये टाइमिंग्स कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मुझे आधा आधा घंटा का नहीं, मुझे 15-15 मिनट का 2-4 ब्रेक चाहिए, तो आप वैसे कर सकते हैं। जैसे भी आप इस 1.5 डे प्लान को कस्टमाइज करना चाहे आप कर सकते हैं, बट ट्राई टू फॉलो द कैटेगरी ए बी सी चैप्टर्स। मतलब पहले कैटेगरी ए चैप्टर्स कवर करिएगा, फिर कैटेगरी बी एंड लास्ट में कैटेगरी सी। एंड कोई भी प्लान क्यूरेट करिए उसमें ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस बीच में मत डालिएगा, उसको लास्ट में ही डालिएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 1.5 डे प्लान। अब मैम 1.5 डे प्लान के बाद आ जाएगा 19 जनवरी जिस दिन हमें देना है ऑडिट का पेपर। तो अब आते हैं एग्जाम पेपर पे। तो सबसे पहले आता है हमारा पेपर पैटर्न। तो ऑडिट का पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 3 केस सिनारियोज आते हैं एंड आपके 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब 3 मल्टीपल चॉइस ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें केस स्टडीज नहीं रहते।
अब ये जो 3 केस सिनेरियोज आएंगे इसमें भी वेरिएशन रहता है। एक केस सिनेरियो आएगा जिसमें 5 सब क्वेश्चंस होंगे, दूसरा केस सिनेरियो आएगा जिसमें 4 सब क्वेश्चंस होंगे, एंड तीसरा केस सिनेरियो आएगा जिसमें 3 सब क्वेश्चंस होंगे। जरूरी नहीं है केस सिनेरियो 1 में ही 5 क्वेश्चंस हो या केस सिनेरियो 2 में ही 4 क्वेश्चंस हो, वो इंस्टीट्यूट जंबल करके दे सकता है, बट पैटर्न यही रहेगा कि एक केस सिनेरियो विद 5 सब क्वेश्चंस, एक केस सिनेरियो विद 4 सब क्वेश्चंस एंड एक केस सिनेरियो विद 3 सब क्वेश्चंस, एंड कुल मिला के 3 केस सिनेरियोज आएंगे। एंड इसके अलावा 3 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे विच विल नॉट बी लिंक्ड टू एनी केस स्टडी। हर क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा एंड टोटल मिला के आपके पेपर में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारा जो सेक्शन है ये होगा 30 मार्क का, 15 इंटू। मैम क्या मुझे एक भी एमसीक्यू छोड़ के आना चाहिए पेपर में? बिल्कुल भी नहीं। नो नेगेटिव मार्किंग का फायदा उठाइए एंड सारे केस सिनेरियोज के सारे एमसीक्यूज एंड जो दूसरे एमसीक्यूज है सब आंसर करके आइए। तुक्का ही लग जाता है बहुत बार, तो छोड़ के अपने को कुछ नहीं आ रहा है, एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज अगर आपने कर लिए हैं अभी तक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नवीन क्लासेस के हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोडेड है एमसीक्यूज की, तो वो आप देख सकते हैं, उससे भी आपका फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन हो जाएगा। उसमें हमने 800 से ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं एंड आवर्स भी ज़्यादा नहीं है, 12-13, तो अगर आप 2x के स्पीड पे देखें तो आप आधा दिन देके वो एमसीक्यूज पूरे आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बट एमसीक्यूज हमारा फोकस रहना चाहिए। एमसीक्यू में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने हैं एंड हमें कुछ भी जोड़ के नहीं आना है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, तुम 30 में अगर 20-25 स्कोर कर ले रहे हो तो भाई डिस्क्रिप्टिव में तो सिर्फ 15-20 स्कोर करना है, वो तो तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। तो एमसीक्यूज आपका टारगेट होना चाहिए। फिर आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 होता है 70 मार्क का, जिसमें 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 1 होता है आपका कंपलसरी एंड क्वेश्चन 2 to 6 में आपके पास ऑप्शन होता है कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। हर क्वेश्चन 14 मार्क का होता है एंड 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ए बी सी। पार्ट ए होता है 5 मार्क का, पार्ट बी होता है 5 मार्क का, पार्ट सी होता है आपका 4 मार्क पर। वेट, यहाँ एक डिस्क्लेमर है। मैम क्या डिस्क्लेमर है पार्ट्स में? अब तो देखो, सितंबर 24 के एमटीपी में और जैन 25 के एमटीपी में इंस्टीट्यूट ने यही पैटर्न फॉलो किया है कि हर क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स दिए हैं, 5+5+4। बट सितंबर 24 के एग्जामिनेशन में उन्होंने दिया था 4+4+3+3, मतलब एक क्वेश्चन की 3 नहीं 4 सब पार्ट्स बनाए थे, जिसमें से पहला पार्ट था 4 मार्क का, दूसरा पार्ट था 4 मार्क का, तीसरा पार्ट था 3 मार्क का एंड चौथा पार्ट था 3 मार्क का। तो ये जो चीजें ये थोड़ी डाइसी है, आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सब पार्ट्स वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं या 4 सब पार्ट्स वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि एमटीपी जो सितंबर 24 की थी उसमें भी 5+5+4 का पैटर्न फॉलो किया था, बट एग्जाम में इन्होंने 4+4+3+3 का पैटर्न फॉलो कर दिया था। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में 3 नहीं 4 सब पार्ट्स देखने को मिले। अब मैम 3 या 4 सब पार्ट्स, प्रॉब्लम क्या है? 14 मार्क का क्वेश्चन है, कैसे भी अटेम्प्ट करना है। तो मैं बता दूं, प्रॉब्लम एक ही जगह है कि जब एक बच्चे को दिखता है ना उसको हर क्वेश्चन में 4 सब पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो उसकी मेंटालिटी वैसे बन जाती है पेपर लेंदी है। एंड बहुत ऑब्वियस ही बात है, पेपर लेंदी होता ही है। कहाँ आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और कहाँ आपको 4, तो वहां पे एक पेपर लेंथी तो आता ही है। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखता है कि 4 सब पार्ट्स है, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपकी जो स्पीड है वो हवा की तरह होनी चाहिए एंड कहीं पे भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक रुक के सोच सोच के बहुत आंसर करेंगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन स्किप हो जाए या मिस हो जाए। ठीक है, तो ये जो चीज है सब पार्ट वाली चीज है, ये डाइसी है। बाकी आएंगे 6 ही क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 कंपलसरी होगा एंड 2 से 6 में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। मैम क्वेश्चन 1 जो कंपलसरी होगा वो यूजुअली कहाँ से होता है? तो वो यूजुअली स्टैंडर्ड से ही होता है। जो भी आपका पास्ट ट्रेंड रहा है उसमें हर बार वो क्वेश्चन 1 जो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से ही देते हैं। जो तो जितने भी स्टैंडर्ड रिलेटेड चैप्टर है उसमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर। ठीक है मैम, तो ये तो जी हो गया पेपर पैटर्न। पर मैम सिर्फ पेपर पैटर्न तो बताने से होगा नहीं, आपको ये भी बताना होगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करना है। तो आइए
जानते हैं कि एग्जाम के पहले जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। एग्जाम के पहले जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम हमें मिलता है उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। तो मैं बता दूं 15 मिनट जो एग्जाम के पहले हमें मिलता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज 15 मिनट्स कैन बी अ मेक और ब्रेक। अगर आप 15 मिनट अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपका 3 घंटे का जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और अगर आप 15 मिनट जो है उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो आपका 3 घंटे का पेपर ऑटोमेटिकली थोड़ा रुक जाएगा। मैम फटाफट बताइए हमें 15 मिनट में ऐसा क्या करना है। तो सबसे पहले 15 मिनट जो आपको मिलेंगे उसमें घबराना और हड़बड़ाना नहीं। तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो घबरा जाते हैं कि यार एग्जाम पैनिक हो गया, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। एग्जाम पैनिक अटैक्स जो आते हैं ना वो 15 मिनट में ही आते हैं। तो ट्राई एंड अवॉइडिंग ये सब हड़बड़ाना घबराना, स्टे काम। पेपर मिलने से पहले 2 मिनट अपने आंखें बंद करें। जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनको याद करें, अपने मम्मी पापा को याद करें, अपना 3 मंथ्स का प्रिपरेशन याद करें एंड ये सोचिए कि आपको छोड़ के ये पेपर और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। इस थॉट के साथ आपको पेपर पढ़ना है, पेपर देखना है एंड पेपर में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला काम तो अपने को ये करना है। उसके बाद क्या मैम मुझे पेपर मिलते ही सबसे पहले क्वेश्चन 1 रीड कर लेना चाहिए या एमसीक्यूज रीड कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन 1 जो है कंपल्सरी क्वेश्चन है विच इन विच वे यू हैव टू डू। और अगर आपको एमसीक्यू बुकलेट मिल भी जाए तो एमसीक्यूज भी आपको नहीं पढ़ने क्योंकि एमसीक्यूज भी कंपल्सरी है जो आपको कैसे भी करने पड़ेंगे। जहां आपके पास ऑप्शन है वो है क्वेश्चन 2 to 6। तो आपको क्वेश्चन 2 to 6 एक बार ओवरव्यू में देख लेना चाहिए एंड उसमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसमें आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन चूज कर लेने चाहिए जो आपको लगता है हाँ आपको आता है और आप ये अटेम्प्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है पेपर मिलते ही वो क्वेश्चन पेपर पलट के क्वेश्चन 2 तक जाना है एंड क्वेश्चन 2 to 6 का एक ओवरव्यू ले लेना है, देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से एंड मेरे को याद आता है, मेरे को याद है या नहीं। आपको हर क्वेश्चन रीड नहीं करना है, बस एक बार गो थ्रू करना है, अपने क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने हैं कि हाँ मुझे ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब जब आपने क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया है तो आपका नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि जो भी क्वेश्चन आप फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जिस भी क्वेश्चन को आपको लगता है कि मुझे इसके सारे सब पार्ट्स आते हैं एंड मेरे से बेटर ये आंसर और कोई नहीं लिख सकता, उसको आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन चुनिए। तो जो भी आपने चुना है एज योर फर्स्ट क्वेश्चन उसको एक बार अच्छे से रीड करिए, एक बार रीडिंग लगाइए, थरो रीडिंग कि उस क्वेश्चन में क्या है, ताकि जैसे ही बेल बजे एंड आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन पे बढ़ पाए एंड वो क्वेश्चन लिख पाए। रीडिंग टाइम में एक और चीज जो अपने को ध्यान देनी चाहिए कि जब हम क्वेश्चन 1 रीड कर रहे हैं तो येट अगेन घबराना और हड़बड़ाना नहीं है एंड ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो बहुत बार ऐसे होता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिट लिखा है बट हम अपनी दूसरी दुनिया में तो हम ऐसा पढ़ते हैं व्हाट आर नॉट द फीचर्स ऑफ ऑडिट या एंड द नॉट डिसएडवांटेज एडवांटेज, ये सब में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ग्रेटर लेस देन, वो एग्जाम टाइम में इतना पैनिक कर जाते हैं कि वो इंस्टेड ऑफ रीडिंग ग्रेटर वो लेसर पढ़ लेते हैं या इंस्टेड ऑफ रीडिंग मोर वो लेस पढ़ लेते हैं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग एडवांटेज वो डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। तो ऐसा भी बहुत इंस्टेंसेस होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है वो रीड कर रहे हैं तो उसको बड़े ध्यान से रीड करिएगा, हर वर्ड जो है बड़े ध्यान से रीड करिएगा। ऐसा नहीं कि अच्छा क्वेश्चन देखा ये तो मेरे को आता है और फटाफट लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आप पढ़िए, आपको जो लगता है वही क्वेश्चन ने पूछा है कि नहीं ये देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उल्टा इंटरप्रेट कर लेंगे क्वेश्चन तो आप कितना ही जल्दी लिखें बट आपका आंसर गलत ही होगा। तो रीडिंग टाइम में हमें यही सब चीजें करनी है, आराम से अपना क्वेश्चन पेपर लेना है, कॉन्फिडेंस रखना है, 2 से 6 जो क्वेश्चंस है उनका एक बार ओवरव्यू लेना है, अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं एंड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसको रीड करना है।
फर्स्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको लगता है हाँ बाकी भी मैं लिख सकता हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से सिलेक्ट करेगा। मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट क्वेश्चन वही होना चाहिए जिसके आपके सारे सब पार्ट्स आपको आते हैं। अगर ए बी सी है तो आपको ए बी सी तीनों आता है, या ए बी सी डी है तो आपको चारों आता है, तभी आप इस क्वेश्चन को अपना फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो ये तो जी हो गई मैम रीडिंग टाइम की बात। अब आते हैं राइटिंग टाइम पे। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द ऑडिट पेपर? बेस्ट हमारा जो मेथड है वो ऑडिट पेपर का सिंपल सा यही है। सबसे पहले आपको ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपने चुन लिया था रीडिंग टाइम पे, तो पहले वो लिखिए। दूसरा क्वेश्चन जो भी आपने चूज किया था डिस्क्रिप्टिव में से वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कोई ऐसा तीसरा क्वेश्चन भी आता है डिस्क्रिप्टिव में जो आपको पूरा आता है ना, आपको लगता है कि हाँ मैं आराम से लिख लूंगा, तो वो भी लिख दीजिए। बट वेट, चौथा क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स इस टाइम पे आपको 3 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या अगर आपको 2 आते हैं तो 2 अटेम्प्ट करने हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद अपने आप को लगाइए एक हॉल्ट एंड अब बढ़िए एमसीक्यू में। एमसीक्यू बुकलेट पलटाइए एंड देखिए एमसीक्यू क्या क्या है। गुड पार्ट इन ऑडिट इज केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू में भी आप देखेंगे जो एमसीक्यूज है वो डायरेक्टली लिंक टू केस सिनेरियोज नहीं होते। तो कई बार आप एमसीक्यूज जो है केस सिनेरियो को बिना केस सिनेरियो पढ़े हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार पहले सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो जो आपको लगता है मैं बिना केस सिनेरियो पढ़े कर सकता हूँ उसको टिक कर लीजिए। अब ये करने के बाद जहां जहां आपको केस सिनेरियो की जरूरत है वहां वहां केस सिनेरियो रीड करिए और आंसर करिए। ये सब करते करते डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू आंसर करते करते नियरली आपका 1.5 से 2 घंटा बीत जाएगा। 3 घंटे का पेपर होता है, ये करते करते आपका 1.5 से 2 घंटा बीत जाएगा। तो मैम टेंशन नहीं होगी क्या? नहीं होगी। मैं सिंपल सा बात बताती हूँ क्यों नहीं होगी। तो देखो यार, सिंपल सी बात समझो यार, तुमने 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, एकदम मिनिमम में जा रही हो, तुमने 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 28 मार्क वहां हो गए। एमसीक्यू कितना भी खराब करोगे तो 20-25 का स्कोर लाओगे, तो तुम खुद ही वहां पे सिक्योर हो गए कि अच्छा भैया 40 तो आ गया, अब जो लिखना है लिखो पेपर में। तुमको खुद ऐसा लगेगा हाँ अब तो मुझे टेंशन नहीं है। आपको मैंने ये मेथड इसीलिए बताया ताकि आप सिक्योर्ड हो जाओ इन द फर्स्ट 1.5 और 2 आवर्स ओनली कि हाँ मैं पास जरूर हो जाऊंगा। उसके बाद अपने बढ़ेंगे ना उस क्वेश्चन में जो अपने को नहीं आता है। आप खुद देखोगे कि अगर आपने 50 मार्क तक का अटेम्प्ट कर लिया ना, अब आपको लगता है हाँ अब मुझे सब आता है, क्योंकि वहां पे अपने को कॉन्फिडेंस आ जाता है हाँ पास तो हो जाएंगे, बाकी ऊपर का मार्क्स उठाना है। तो सबसे पहले अपने को यही करना है, डिस्क्रिप्टिव 2 से 3 अटेम्प्ट करने हैं ऑप्शनल वाले, एंड उसके बाद एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। ये दोनों करने के बाद अगर आपको लगता है आपको ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पहले आता है तो वो करिए, नहीं तो जो क्वेश्चन 1 कंपलसरी है वो करिए। क्वेश्चन 1 अगर हार्ड है जो कंपलसरी में, तो उसको लास्ट में करिए। अगर हार्ड नहीं है तो उसको मिड में ही कर लीजिए, मतलब या तो एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद कर लीजिए या एक डिस्क्रिप्टिव और अटेम्प्ट करने के बाद कर लीजिए। पूरा लास्ट तक मत टानिए क्योंकि क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, एंड अगर आप वो मार्क्स छोड़ेंगे तो वहां पे आपका 14 मार्क्स फ्री फंड का निकल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन 1 ज्यादा हार्ड नहीं है तो आई सजेस्ट कि एमसीक्यूज के डायरेक्ट बाद इधर वो कर लीजिए या एक डिस्क्रिप्टिव और सॉल्व करने के बाद वो कर लीजिए, एकदम आखिर तक उसको मत रखिए। और अगर आपको लगता है भाई क्वेश्चन 1 तो एकदम आउट ऑफ द लेवल है, मतलब ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, अगर ऐसा सिनेरियो है तो उसको आखिरी तक रखिए, उसको आखिर में करिए, उससे पहले जो आपको आता है अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जी हो गया हमारा पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर बच्चे का सवाल होता है थ्योरी में, मैम आंसर्स कैसे लिखे। तो हर बच्चे को लगता है वो पढ़ के पूरा जाता है बट वो आंसर फ्रेम नहीं कर पाता, इसीलिए मार्क्स नहीं मिलते। तो मैं बता दूं ये बात गलत है। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप आराम से आंसर लिख पाएंगे, और आंसर राइटिंग पैटर्न को ये आईसीएआई ने प्रिस्क्राइब कर नहीं रखा है कि अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स काट देंगे। तो सबसे पहले तो ये मन में मिथ हटाओ कि हाँ मैं पढ़ के सब गया था उसके बाद मैं आंसर नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे को पैटर्न नहीं आता था। नहीं भैया, तुमको आंसर नहीं आता था, तुमको आंसर ही नहीं आता था, राइटिंग पैटर्न का कोई दोष नहीं है। सो ये मिथ अपने मन से हटाइए कि मैं पढ़ के सब जाता हूँ बट आंसर राइटिंग पैटर्न की वजह से मेरे मार्क्स कट जाते। नहीं, इंस्टीट्यूट इतना क्रूएल नहीं है कि आप सब कुछ लिखेंगे पर वो बोलेगा नहीं यार कंक्लूजन पहले लिख दिया, ये बीच में लिख दिया, ये कर दिया तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा। नहीं, वो देगा। अगर आपने आंसर में सब कुछ सही लिखा है तो उसको देना पड़ेगा।
ठीक है, तो आंसर राइटिंग पैटर्न पे इतना फोकस नहीं होना चाहिए, अपना फोकस होना चाहिए कंटेंट पे। अगर अपने को कंटेंट आता है तो अपना आंसर भी अच्छा ही हो। ठीक है, अब दूसरी चीज, ऑडिट इज नॉट लॉ। लॉ में बहुत जन एक प्रिस्क्राइब पैटर्न फॉलो करते हैं कि पहले प्रोविजन लिखेंगे, फिर केस सिनेरियो लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, पर ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिट में आप डायरेक्टली अपना जो भी रिलेटेड प्रोविजन है उस क्वेश्चन से वो लिखना स्टार्ट करिए, एंड लास्ट में तो कंक्लूडिंग लाइन लिख दीजिए बस। वहां पे आपके केस सिनेरियो एक्सप्लेनेशन और ये सब देने की जरूरत नहीं है। तो अपने को इतना झमेला नहीं करना है ऑडिट में, सिंपल कट टू कट प्रोविजन लिखना है और उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। अच्छा, एक चीज जो बहुत बच्चे स्किप करते हैं वो कंक्लूजन। वो प्रोविजन तो लिख देते हैं पर वो कहीं पे भी क्वेश्चन से रिलेट नहीं करते हैं, एंड इसकी वजह से भी मार्क्स चल जाता है। तो ये ध्यान रखना कि प्रोविजन भी लिखना है एंड कंक्लूजन भी, एंड कंक्लूजन क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब जो केस सिनेरियो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो अपने को दोनों चीजें ध्यान रखनी है, प्रोविजन भी सही लिखना है एंड क्वेश्चन से रिलेट भी करना है। इसके अलावा कीवर्ड्स पे पूरा 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 फोकस करिए। आपको पूरा सेंटेंस को याद करने नहीं बोल रहा, पर कीवर्ड्स आप मिस नहीं कर सकते। मैम कीवर्ड्स कैसे पहचाने, कि बहुत बड़ा सवाल होता है हर बच्चे को ऑडिट में, मैम कीवर्ड कैसे संभाले। तो देखो सिंपल सी बात है, जो भी वर्ड है, जो भी वर्ड है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जो मीनिंग जिस वर्ड में लाई करता है, उसका जो एसेंस जिस वर्ड में लाई करता है, वही होता है कीवर्ड। बाप रे मैम आपने ये क्या बोल दिया, तो देखो सिंपल भाषा में बताती हूँ। क्वेश्चन कल को तुमको पूछता है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इन सिंपल वर्ड मीन्स ऑनेस्टी। तो इंटेग्रिटी का एसेंस कहाँ लाई करता है, ऑनेस्टी में। कल को तुम लिखोगे कि हाँ द ऑडिटर शुड फॉलो इंटेग्रिटी एंड शुड नॉट रिलाई ऑन डिसऑनेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड हेंस एंड, नहीं मिलेंगे मार्क्स। तुमको ऑनेस्टी वर्ड लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेन वर्ड का एसेंस है वो ऑनेस्टी में लाई करता है। तो तुम सिंपल पढ़ते समय तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि कहाँ क्रक्स है इस सेंटेंस का, या कहाँ मेन वर्ड है इस सेंटेंस का। जो तुम्हें रियलाइज हो वही है कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड्स पे अपने को फोकस करना है। ऑडिट में आपको कीवर्ड्स के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैंने कॉपीज देखा है जिन्होंने सेंटेंस एकदम गड़बड़ सा बनाया है, मतलब ग्रामेटिकली बहुत सही नहीं है, पर उन्होंने कीवर्ड सारे सही लिखे, तो वहां पे इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है। एंड लास्टली, टू द पॉइंट आंसर लिखिए। तो ऑडिट में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके जाते, एंड उनके बाद जब वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उनको लगता है इस ऐसे से रिलेटेड मुझे जो आता है मैं सब लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर अब तुम ऐसा करके आओगे तो तुम्हें एनी विच में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो टू द पॉइंट आंसर्स लिखने की कोशिश करिए, जो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है वही लिखिए, अपना मन से सब कुछ बना के नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था जो भी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता था आपको पता होना चाहिए ऑडिट के एग्जाम के पहले, वो मैंने शेयर कर दिया। आई होप आपने जितना भी वक्त इस वीडियो को दिया हो वो आपके लिए प्रोडक्टिव एंड यूजफुल रहा हो एग्जाम के पहले। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट, एंड आई होप ये वीडियो से आपका स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा कम हो। लास्टली, ऑलवेज रिमेंबर, ऑडिट यार हो जाएगा, एंड नॉट जस्ट ऑडिट, तुमसे पूरा सीए इंटर आराम से क्लियर हो जाएगा। हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मेरे जैसा मेहनत 3 महीने में और किसी ने नहीं किया। मैंने अपना बेस्ट दिया है 3 महीने में और मुझसे ही होगा सीए इंटर क्लियर। हैव दैट कॉन्फिडेंस, एंड आई कैन गारंटी व्हेन यू सिट विद दैट कॉन्फिडेंस, व्हेन यू सिट विद द रिफ्लेक्शन ऑफ हार्ड वर्क, आपसे कोई भी जो सक्सेसफुल मार्क है वो कोई नहीं छीन सकता। तो हैव दैट कॉन्फिडेंस। हो गई बहुत पढ़ाई, अच्छे से आपने पढ़ाई की, हैव इन योरसेल्फ द फेथ कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया। अगर आपको ये रियलाइजेशन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता, तो हैव द फेथ इन गॉड, आपसे वो सक्सेसफुल मार्क भी कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, so that is it for the video. I hope you like the video and thank you so much for sparing your time, and all the very best for all your examinations. I hope आपके सारे एग्जाम्स जो गए हैं वो भी अच्छे गए हो, एंड जो अपकमिंग एग्जाम्स हो वो भी बहुत अच्छे हो। डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपका ऑडिट का पेपर कैसा गया, ताकि हमें पता चले इस वीडियो ने आपको कितना हेल्प किया। थैंक यू।